अब हम आते हैं बच्चों संगठन के प्रकार। प्राय संगठन दो प्रकार का होता है बच्चों, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए बच्चों, संगठन का ढांचा औपचारिक भी हो सकता है और संगठन का ढांचा अनौपचारिक भी हो सकता है। और अर्थात संगठन में कार्यरत सभी व्यक्तियों के मध्य संबंध दो प्रकार से स्थापित हो सकते हैं। प्रथम, वो जो निश्चित होते हैं उनके पहले से ही परिभाषित कर दिया जाता है, यानी संस्था के द्वारा पहले से ही कार्य का और किसको किसके अधीनस्थ काम करना है वो पहले ही संस्था तय कर देती है। तथा दूसरे, वो जो अनिश्चित होते हैं और पहले से परिभाषित नहीं होते, वो स्वतः ही बन जाते हैं, वो संगठन अनौपचारिक कहलाते हैं बच्चों। अब अगर हम देखें, दोबारा से डिटेल से पढ़ें, तो सबसे पहले हमने बताया औपचारिक संगठन यानी फॉर्मल संगठन। तो औपचारिक संगठन वो होता है जो किसी संस्था के द्वारा स्वयं तैयार किया जाता है, और ऐसे संगठन जिसके अंतर्गत संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के उत्तरदायित्व, अधिकारों और कर्तव्यों का पारस्परिक संबंधों में स्पष्टतः परिभाषित किया जाता है कि किस व्यक्ति का क्या उत्तरदायित्व है, कौन उसका अधिकारी है, क्या उसके अधिकार हैं और क्या उसका एक दूसरे से संबंध है। एक अर्थशास्त्री होते बेटा बर्नार्ड ने, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर संपादित की जाती हैं, तब उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। यानी आप देखिए बच्चों, अपन ने पढ़ा है संगठन एक व्यक्ति से नहीं होता, संगठन अनेक व्यक्तियों से होता है। तो जब अनेक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को संपादित करने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो उनके बीच एक कार्य का विभाजन, उत्तरदायित्व निश्चित होना चाहिए बच्चों। तो औपचारिक संगठन के अगर अपन लक्षण देखें, यानी इसकी कुछ विशेषताएं देखें, तो इसमें परिभाषित आपसी संबंध होता है, यानी पूर्व में ही बता दिया जाता है कि बच्चों उसका क्या पदनाम होगा, क्या उसका दायित्व होगा, किसके अधीन वो कार्य करेगा, क्या उसके अधिकार हैं और क्या उसके कर्तव्य हैं, ये पहले ही तय कर दिया जाता है। उसके बाद आता है ये नियमों पर कार्यविधि पर आधारित है, यानी औपचारिक संगठन पूर्व निर्धारित नियम के अनुसार काम करता है बच्चों, और कार्यविधियों का पालन किया जाना आवश्यक है। इसके द्वारा नियोजन के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है, यानी हर व्यक्ति को, हर कर्मचारी को उसके कार्यविधि का पता होता है, पूर्व में नियमों की जानकारी दे दी जाती है बच्चों। तीसरा, ये कार्य विभाजन पर आधारित होता है। जैसे हमने कहा कि हर एक का उद्देश्य परिभाषित करेंगे बच्चों, तो हर एक के कार्य को अपन क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे बच्चों। विभाजित का मतलब कौन व्यक्ति कितना कार्य करेगा, किस प्रकार कार्य करेगा, ये हम पूर्व में ही तय कर देते हैं। उसके बाद आता है ये जानबूझकर स्थापित किया जाता है बच्चों। औपचारिक संगठन कैसे, यानी अपन बना रहे हैं, जब बन रहा है, यानी ये जानबूझकर स्थापित किया गया संगठन होता है। ये अव्यक्तिगत होता है, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत भावनाओं को अनदेखा कर दिया जाता है बच्चों, और कठोर अनुशासन का पालन इसमें करवाया जाता है। यानी इसमें कोई व्यक्ति की पार्शलिटी नहीं चलती बच्चों, कार्य पूर्व में तय होता है, वो कार्य करना ही पड़ता है। यानी इसमें व्यक्तिगत भावनाओं को कोई स्थान नहीं दिया जाता है बच्चों। ये अधिक स्थिर होता है क्योंकि हर व्यक्ति को पहले ही अपने अधिकार, कर्तव्य, दायित्व पता है और अपनी इच्छाओं के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकता, अतः यह अधिक स्थिर होता है। यानी किसी व्यक्ति को जिस कार्य को संपादित करना है, जिस विभाग में उसकी नियुक्ति की गई है, तो वो उसी विभाग में कार्य करेगा, वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य संपादित नहीं कर सकता। औपचारिक संगठन के लाभ अगर देखें तो उत्तरदायित्व का निर्धारण आसानी से हो जाता है बच्चों इसमें, यानी हम किसी व्यक्ति को उत्तरदायित्व सौंपते हैं तो उस व्यक्ति का दायित्व बन जाता है कि वो निर्धारित कार्य को करे, निर्धारित तरीके से करे और अच्छे से करे, और अगर उस कार्य में कमी होती है तो उसको पता है कि ये कार्य मुझे बंटित हुआ था, तो वो उसके लिए दोषी हो जाएगा अगर कार्य में लापरवाही करता। दूसरा, कार्य का दोहराव नहीं होता बच्चों। जब कार्य का विभाजन किया है तो आपको ये पता है कि कौन सा व्यक्ति किस कार्य को संपादित करेगा, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो इसमें हम कार्य का दोहराव नहीं होता है बच्चों। यानी एक व्यक्ति को एक ही कार्य मिलता है, बार बार एक ही कार्य अनेक व्यक्तियों के पास से संपादित नहीं होता है बच्चों। आदेश की एकता संभव है, यानी हम अपने उच्चस्थ अधिकारी से निम्नस्थ अधिकारी को ये बता देते हैं कि कौन उसके अधीन काम कर रहा है, तो एक ही व्यक्ति उसको आदेश देता है, जिससे उसके कार्य संपादित करने में आसानी हो जाती है। लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी हो जाती है, यानी जब आपने किसी कार्य को, व्यक्ति को निर्धारित कार्य दे दिया, निर्धारित उद्देश्य बता दिए, तो लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाता है। संगठन में स्थिरता आ जाती है बच्चों,
जब हम किसी कार्य को दे देते हैं तो अधिकार क्षेत्र उसको पता होता है, नियम का पालन होता है, तो वो अपने कार्य को अच्छे से संबंध स्थापित होते हैं और वो अपने कार्य में स्थिरता लाते हुए कार्य को संपादित करता है और संस्था में स्थिरता बनी रहती है, बार बार उसका स्थानांतरण नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता बच्चों। अब आता है औपचारिक संगठन की कुछ सीमा है। एक तो काम में देरी होती है बेटा, क्योंकि प्रत्येक कार्य में नियमबद्ध होने के कारण कार्य में अनावश्यक देरी होती है, क्योंकि जिस कर्मचारी को जो कार्य आपने संपादित करने को दिया बच्चों वो वही कार्य संपादित करेगा, तो नियमों से करेगा, कई प्रक्रियाओं से गुजरेगा। आप देखते हो बच्चों सरकारी फाइलें अटकी रहती हैं लेकिन कार्य संपादित नहीं होता, महीनों महीनों लग जाते हैं और वो कार्य संपादित नहीं होता। पहल क्षमता में कमी है। जब कर्मचारियों को उनके कार्य को बंटवारा कर दिया जाता है तो ये पता होता है बच्चों की किसको क्या काम करना है, तो कोई भी आदमी अपनी मर्जी से कोई आगे पहल नहीं करता, क्योंकि उसको पता है उतना ही कार्य करना है जितना उसे कर दिया जा रहा है, वो उससे अधिक करने की चेष्टा नहीं करता, क्योंकि मानवीय स्वभाव है। ये अगर आप देखेंगे तो ये जापान में मिलता है बच्चों, कार्य से ज़्यादा कार्य करने की सोचते हैं, और हिंदुस्तान जैसे देश में तो हम जितना काम दिया जा रहा है उससे भी कम करने की चेष्टा करते हैं।